हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इन इक्विसीटम। स्टूडेंट्स, इक्विसीटम पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि इक्विसीटम के गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। स्टूडेंट्स, हमने इक्विसीटम के पार्ट 1, 2 और 3 में इक्विसीटम के जीवन की मुख्य अवस्था यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुत्भिद अवस्था के बारे में पढ़ा था। और इस अवस्था के रिप्रोडक्शन और जनन में हमने पढ़ा था कि इसमें रिप्रोडक्शन का मुख्य तरीका है बीजाणु या स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स या बीजाणु हैं वो बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये जो स्पोर्स या बीजाणु हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है। और जैसे ही n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे ही हमारे इक्विसीटम की गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मोद्भिद अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं उनसे युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। स्पोर्स या बीजाणु किसी भी प्लांट के युग्मोद्भिद अवस्था की मात्र कोशिका है, क्योंकि बीजाणुओं में ही सबसे पहले हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। आइए हम जानते हैं कि इक्विसीटम का जो स्पोर या बीजाणु है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द स्पोर्स आर स्फेरिकल एंड फिल्ड विद डेंसली पैक्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारे इक्विसीटम के बीजाणु या स्पोर्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं, मीन्स गोलाकार आकृति के होते हैं, और इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। द स्पोर वॉल is laminated and shows 4 concentrate layers। जो बीजाणु हैं इनके अंदर प्रोटेक्शन के लिए स्पोर्स वॉल या बीजाणु भित्ति मौजूद होती है। एक स्पोर वॉल नॉर्मली 4 परतों की बनी हुई होती है। द इनर मोस्ट इज द डेलिकेट इंटाइन। सबसे अंदर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हम इंटाइन कहते हैं, फॉलोड बाय थिक एक्साइन, और इसके जस्ट बाहर एक थिक एक्साइन मौजूद होती है। इंटाइन डेलिकेट होती है और एक्साइन थिक लेयर होती है जो बीजाणुओं की प्रोटेक्शन का काम करती है। द मिडल क्यूटिकुलर लेयर एंड द आउटर मोस्ट एपीस्पोर और पेरीस्पोर। और एक्साइन के बाद वाली एक मिडल क्यूटिकल की लेयर इक्विसीटम के बीजाणुओं में मौजूद होती है, और सबसे बाहर की ओर एपीस्पोर या पेरीस्पोर लेयर। तो इस प्रकार से हमारे इक्विसीटम के बीजाणुओं के अंदर जो स्पोर वॉल प्रेजेंट है उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। द एंटाइन एंड एक्साइन आर द ट्रू वॉल्स ऑफ द स्पोर्स। और बीजाणु की जो सबसे अंदर की 2 लेयर्स हैं, मीन्स एंटाइन और एक्साइंस, यही बीजाणुओं की ट्रू वॉल्स हैं। द आउटर 2 layers, that is cuticular layer and epispore, are derived due to the disintegration of the non-functional spore mother cells and tapetal cells। स्टूडेंट्स, इक्विसीटम पार्ट 3 में हमने रिप्रोडक्शन के दौरान पढ़ा था कि जब स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है उस वक्त सारी की सारी जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। कुछ स्पोर मदर सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और सबसे बाहर की जो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर की सबसे अंदर की जो वॉल है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, ये टेपिटम लेयर की सेल्स और नॉन फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स जो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं वही क्यूटिकुलर लेयर और एपीस्पोर में डिराइव हो जाती है, मीन्स कन्वर्ट हो जाती है। तो एक स्पोर में ट्रू जो स्पोर वॉल्स हैं वो तो हुई इंटाइन और एक्साइन,
और इसके बाहर की जो 2 लेयर्स हैं वो नॉन फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स और टैपिटल सेल्स के बनती हैं। At maturity, the epispore, the outermost layer, splits to produce 4 ribbon-like bands or strips with flat spoon-like tips. अभी हमने कहा कि बीजाणुओं में 4 परतें होती हैं जिसमें से जो अंदर वाली 2 लेयर्स हैं वही ट्रू स्पोर वॉल्स हैं। अब जो बाहर वाले लेयर है मीन्स आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या करती हैं, जब बीजाणु मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्प्लिट हो जाती हैं और इस तरीके से 4 ये जो आप देख रहे हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और इसका जो एंड है वो फ्लैट स्पून लाइक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 रिबन लाइक बैंड्स बन जाते हैं और जिसके जो एंड है वो स्पून की तरह हैं। These bands are free from the spore wall except for a common point of attachment and remain tightly coiled around the spore wall until the sporangium is fully matured. अब ये जो 4 हमारे इलेटर्स मीन्स ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं जिन्हें हम इलेटर्स कहते हैं, ये फ्री होते हैं स्पोर से, लेकिन एक पॉइंट पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर में ये हमारे स्पोर्स से अटैच्ड हैं और जब तक हमारे बीजाणु पूरे मैच्योर नहीं हो जाते हैं ये जो इलेटर्स हैं इस तरीके से हमारे जो बीजाणु हैं उसके चारों ओर कॉइल्ड होते हैं, उस चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। These are called elaters. The elaters are hygroscopic in nature. अब ये जो 4 ribbon like bands या strips हैं जिन्हें हम इलेटर्स कहते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। The spore remains moist at early stages of development. Thus, the elaters are spirally coiled around the spores. और जब हमारे स्पोर्स यानी कि बीजाणु यंग अवस्था में होते हैं या डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं उस दौरान उसके अंदर मॉइस्चर बहुत अधिक होता है और इसीलिए ये जो इलेटर्स हैं वो सर्पिलाकार क्रम में इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्पाइरली कॉइल्ड रहते हैं बीजाणुओं के चारों ओर। The spores dry out at maturity and consequently the elaters became uncoiled. और जैसे जैसे बीजाणु मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे इसमें मॉइस्चर सूखता जाता है और हमारी जो स्पोर्स या बीजाणु हैं वो ड्राई हो जाते हैं और उसी वक्त ये जो इलेटर्स हैं ये हमारे स्पोर से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और एंड में सिर्फ एक पॉइंट पर ही ये हमारे स्पोर्स से जुड़े रहते हैं और बाकी पूरे जो 4 रिबन लाइक इलेटर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। These uncoiled elaters become entangled with the elaters of other spores. अब ऐसे बहुत सारे बीजाणु डेफिनेटली एक जो बीजाणुधानी है उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु मौजूद हैं और सभी के जो इलेटर्स हैं जब खुल जाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से एंटेंगल्ड मीन्स एक दूसरे में उलझ जाते हैं। Through these actions, the elaters help in the dehiscence process and also the dispersal of spores in large groups from the sporangium. और इस प्रकार से जब ये एक दूसरे के साथ गुथे हुए होते हैं तो ये जो इलेटर्स हैं न केवल हमारे स्पोर्स के डेहिसेंस यानी कि प्रकीर्णन में मदद करते हैं बल्कि जो स्पोर्स हैं वो लार्ज ग्रुप में के रूप में एक साथ हमारे बीजाणुधानियों से बाहर निकलते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इक्विसीटम की एक फर्टाइल ब्रांच के टिप पर जो कोन लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम हैं और ये जो स्पोरेंजियम है एक पेल्टेड डिस्क के नीचे लटकी हुई हैंगिंग कंडीशन में लगे हुए हैं और इस जो एक बीजाणुधानी है जो हैंगिंग कंडीशन में है उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु मौजूद हैं और इन बीजाणुओं के अंदर 4 इलेटर्स लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्स डिस्पर्सल के बाद हमारे बाहर छिटक कर दूर हो जाते हैं बीजाणुधानी से। The elaters of equisetum are different from those of bryophytes. Students हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर भी बहुत सारे
जो बीजाणु हैं उसके साथ साथ इलेटर्स भी मौजूद होते हैं जो स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट के इलेटर्स हैं और इक्विसीटम के इलेटर्स हैं उसके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के इलेटर्स की। दे आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द कंप्लीट सेल्स। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं ये जो इलेटर्स हैं ये एक कंप्लीट सेल हैं, जबकि हमारे इक्विसीटम में जो इलेटर्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पोर वॉल्स। हमारे स्पोर्स या बीजाणुओं की जो आउटर मोस्ट वॉल है उसके स्प्लिट होने से ये इलेटर्स बने हैं, मीन्स ये स्पोर का ही पार्ट है, जबकि ब्रायोफाइट के इलेटर्स एक इंडिविजुअल अलग सेल है। दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, स्टेराइल, स्पिंडल लाइक एंड हैव स्पाइरल थिकनिंग्स। अगर हम ब्रायोफाइट के इलेटर्स की बात करें तो ये डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि जो मेयोटिक डिवीजन है या अर्धसूत्री विभाजन है वो तो हमारे स्पोर मदर सेल्स में होता है, इसीलिए जो स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। और ब्रायोफाइट में जो इलेटर्स हैं वो तो सेपरेट सेल्स हैं, इसीलिए ब्रायोफाइट्स की जो इलेटर्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। साथ ही साथ ये स्टेराइल होते हैं और स्पिंडल लाइक हैं एंड हैव स्पाइरल थिकनिंग्स, और इनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग्स मौजूद होती है। जबकि अगर हम इक्विसीटम के इलेटर की बात करें तो दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये हैप्लॉइड इसलिए हैं क्योंकि ये जो बीजाणुओं का निर्माण हुआ है वो मेयोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हुआ है और ये स्पोर्स की आउटर मोस्ट लेयर से बनते हैं, इसीलिए ये भी नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। ये रिबन लाइक विद स्पून लाइक टिप्स एंड विदाउट स्पाइरल थिकनिंग्स, इनमें किसी भी प्रकार की स्पाइरल थिकनिंग्स नहीं होती है और ये रिबन के आकार के होते हैं जिनकी जो एंड्स हैं वो स्पून लाइक होती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे इक्विसीटम के इलेटर्स ब्रायोफाइट के इलेटर्स से बहुत अलग होते हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन। किसी भी प्लांट में गैमेटोफिटिक अवस्था या युग्मोद्भिद अवस्था का प्रारंभ जब स्पोर मदर सेल का मेयोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद जो स्पोर्स बनते हैं उसी वक्त से प्रारंभ हो जाता है। मीन्स जो हमारे स्पोर्स या बीजाणु हैं वो गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होते हैं। द इक्विसीटम इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। इक्विसीटम में चूंकि सभी बीजाणु आकार में समान होते हैं इसीलिए ये एक समबीजाणु पौधा है। द हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, और जो हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो एक गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। The germination takes place immediately if the spores land on a suitable substratum. अभी हमने बात की थी कि जो स्पोर्स हैं जब बीजाणुधानी के अंदर स्पोर्स या बीजाणु मैच्योर हो जाते हैं तो बीजाणुधानी की जो वॉल है वो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होते हैं और हमारे स्पोर्स बाहर की ओर छिटक कर दूर हो जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। अब अगर ये स्पोर्स ऐसे स्थान पर गिरते हैं जो कि हमारे इक्विसीटम के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं, सूटेबल सबस्ट्रेटम है, तो हमारा जो स्पोर है वो तुरंत ही जर्मिनेट हो जाएगा। इफ द स्पोर्स डू नॉट जर्मिनेट इमीडिएटली देयर वायबिलिटी डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। अब अगर सपोज कोई स्पोर ऐसी जगह पर गिरा है जहाँ पर मॉइस्चर नहीं है या लाइट नहीं है या कंडीशंस सूटेबल नहीं हैं तो धीरे धीरे इस स्पोर की जो वायबिलिटी है, जीवन क्षमता है, वो कम होती चली जाती है। द स्पोर swells up by absorbing water and shed their enzyme. सबसे पहले जब भी किसी बीजाणु या स्पोर का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो हमारे जो स्पोर्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और उनकी जो एग्जाइम बाहर की जो बीजाणु भित्ति है वो लेयर हमारे बीजाणु से अलग हो जाती है। The first division of the spore result in two unequal cells, a small and a large cell. और हम जैसा कि हमने
स्पोर वॉल्स के अंदर ही बताया था कि जो एक्साइन है वो एक थिक वॉल स्ट्रक्चर है। तो ये एक्साइन तो जब हमारे स्पोर्स पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं तो एक्साइन फट जाती है और अलग हो जाती है। और जो एंटाइन है वो एक डेलिकेट लेयर है, इसीलिए ये साइज़ में बड़ी हो जाती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन है अनइक्वल सेलुलर डिवीजन होता है और दो कोशिकाएं बनती हैं, पहली नीचे की ओर एक स्मॉल सेल और दूसरी एक लार्ज सेल। द स्मॉलर सेल elongates and forms the first rhizoid। अब ये जो स्मॉलर सेल है ये elongate हो जाती है और सबसे पहले एक राइजॉइड का निर्माण करती है। द लार्जर सेल डिवाइड्स इरेगुलरली टू प्रोड्यूस द प्रोथेलस। और ये जो ऊपर वाली लार्जर सेल है ये इरेगुलरली डिवाइड करती है, बहुत सारे सेल डिविजन्स होते हैं हर प्लेन में और ये प्रोथेलस का निर्माण कर लेती है। The prevailing environmental conditions determine the size and shape of the prothallus। अब ये जो हमारा बीजाणु है किस प्रकार के एनवायरनमेंट में अंकुरित हुआ है इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा गेमिटोफाइट या प्रोथैलस जो बनेगा उसका साइज और शेप क्या होगी। If a large number of spores are developed together within a limited space, then the prothalli formed are of thin filamentous type। अगर बहुत सारे बीजाणु एक ही जगह पर गिर गए हैं और वहाँ पर एक साथ जर्मिनेट हो रहे हैं और स्पेस लिमिटेड है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोथेलाई बनेगा वो थिन और फिलामेंटस होगा। But a relatively thick and cushion-shaped protheli are formed from sparsely germinating spores। और अगर स्पोर्स दूर दूर गिरे हैं मीन्स इनके पास अंकुरण के बाद काफ़ी स्पेस है तब इनके अंदर जो प्रोथेलाई डेवलप होगा वो कंपैरेटिवली थिक होता है और कुशन शेप्ड का प्रोथेलाई बनता है। Mature gametophytic plants may range in size from a few millimeter up to 3 centimeters like इक्विसीटम डिबाइल इन डायामीटर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी जो गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था है उसका साइज़ क्या होगा। अगर सूटेबल कंडीशंस हैं तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं जैसा कि हम इक्विसीटम डिबाइल में देखते हैं और सबसे छोटे होंगे वो फ्यू मिलीमीटर मीन्स कुछ मिलीमीटर आकार के ही होंगे। तो युग्मोद्भिद जो हमारे सिंगल स्पोर से बनता है उसके अंदर इस प्रकार से प्रोथैलाई का डेवलपमेंट हो जाता है। They are dorsiventral and consist of a basal non-chlorophyllous cushion-like portion। अब अगर हम एक युग्मोद्भिद अवस्था की बात करें तो ये डॉर्सीवेंट्रल है और साथ ही साथ इसके अंदर जो बेसल पार्ट है वो नॉन क्लोरोफिलस कुशन लाइक पोर्शन होता है from which a number of erect chlorophyllous multicellular lobes develop upwards। इस कुशन लाइक पोर्शन से बहुत सारी मल्टीसेलुलर ब्रांचेस ऊपर की ओर ग्रो करती हैं जो कि क्लोरोफिलस होती हैं मीन्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। यूनिसेलुलर राइजोइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ कुशन। अब जो हमारी कुशन की बेसल सेल्स हैं उनसे यूनिसेलुलर राइजोइड्स का निर्माण होता है। द प्रोथैलस बियर्स सेक्स ऑर्गन्स एंड रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल मेथड। अब ये जो हमारा प्रोथैलस है इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारे इक्विसीटम में एक सिंगल स्पोर से गेमिटोफिटिक प्लांट डेवलप होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि एक सिंगल स्पोर के डेवलपमेंट से किस प्रकार इक्विसीटम में युग्मोद्भिद या गेमिटोफिटिक प्लांट का डेवलपमेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।